हे गाइस, ग्राम पंचायत अधिकारी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज जो मेरा टॉपिक है वो है पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना, जो कि 10 नंबर का आना है। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग पंचायत स्तर पे संग्रहित किए जाने वाले कर, उपकर व आय के अन्य स्रोत को पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें जो 73वां संविधान संशोधन है वो स्थानीय शासन से रिलेटेड है। तो स्थानीय स्वशासन को महत्व प्रदान करते हुए ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। कब? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आर्टिकल जो 270 है और 280 ये हमारा वित्तीय स्रोत से रिलेटेड है। तो संविधान का जो आर्टिकल 270 है उसके अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग को सिफारिश के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने की बात की गई है। संविधान के आर्टिकल 270 के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने की बात की गई है। और वित्त आयोग के जो कर्तव्य हैं वो आर्टिकल 280 जो है उसके तहत वित्त आयोग को ये कर्तव्य दिया गया है कि वो राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषयों के बारे में अपनी सिफारिश करे। किसको करे? राष्ट्रपति को करे। किस आर्टिकल 280 में बोला गया है? तो क्या क्या है? संघ व राज्यों के बीच जो करों के शुद्ध आगम के वितरण तथा राज्यों के बीच उसके आवंटन के बारे में। तो संघ और राज्यों के बीच जो करों का जो आगम करना है, उस जो आया हुआ कर है उसका वितरण कैसे किया जाए और उसके आवंटन के बारे में बात की गई है। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता जो अनुदान है, ग्रांट्स इन एड जो है वो निर्धारित करने वाले सिद्धांतों के बारे में वित्त आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। राज्य के वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्यों में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के जो संवर्धन है उसको बढ़ावा की कैसे बढ़ाया जाए उसके आवश्यक उपायों के बारे में। ठीक है, तो मतलब किस तरह करों को इकट्ठा करना है और कर को इकट्ठा करने से जो उसकी जो आय होती है उसको कैसे पंचायत स्तर पे नगर पालिकाओं पे कैसे पहुंचाना है, ये इस बात की सिफारिश कौन करेगा? वो वित्त आयोग करेगा। किसको करेगा? राष्ट्रपति को इसकी सिफारिश करेगा। फिर राष्ट्रपति इसके बारे में निर्णय लेगा। नेक्स्ट आगे क्या है? केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धन और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के अंतर्गत विशिष्ट आवंटन के प्रावधान भी किए गए हैं। तो आर्टिकल जो 243 का झा, अब चाहे झा है चाहे आई है एक ही बात है। तो उसके अनुसार राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा आवंटित धन, ठीक है, कैसे कैसे मतलब इसकी योजनाएं हैं। तो आर्टिकल 243 का जो आई है उसके अनुसार राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य द्वारा आवंटित धन, ध्यान रखिए यहाँ पे राज्य वित्त आयोग की बात करी गई, ना कि केंद्रीय वित्त आयोग की बात करी गई है। तो वहाँ केंद्र सरकार द्वारा जो आवंटित धन था, यहाँ पे किसकी बात करी गई? राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य वित्त सरकार के द्वारा जो आवंटित धन है। इसके अलावा राज्य सरकार से प्राप्त जो ऋण अनुदान के प्रावधान भी किए गए हैं, आंतरिक संसाधन सृजन के प्रावधान भी किए गए हैं। राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य किया गया कि पंचायतों को कर और गैर कर राजस्व की वसूली के लिए सक्षम बनाने हेतु कानून बनाए। ठीक है, पंचायतों के आय के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। जैसे प्रांतीय सरकार से जो प्राप्त अनुदान है, ये किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? पंचायत के आय के जो प्रमुख स्रोत हैं, तो प्रांतीय सरकार से प्राप्त अनुदान हो गया। भू राजस्व की जो धनराशि है उसके अनुसार पंचायत जो कर लगता है, ठीक है, तो भू राजस्व की धनराशि के अनुसार पंचायत का विभिन्न मनोरंजन के कार्यों से संबंधित जो मनोरंजन कर हो गया। गांव के बाजारों तथा मेलों पर लगाया जाने वाला कर, पशु तथा वाहनों पर लगाया जाने वाला कर, संबंधित क्षेत्र के तालाबों में जो मत्स्य पालन से होने वाली जो आय, जितनी भी गांव में जहाँ से आय हो सकती है, तो कूड़ा करकट तथा मृत पशुओं की बिक्री से होने वाली आय, अन्य संपत्तियों से क्रय विक्रय पे जो कर लगता है, पशुओं की रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, दुग्ध उत्पादन पर लगाए जाने वाले कर हो गए, नालियों सड़कों की सफाई तथा रोशनी के लिए लिए जाने वाले जो कर होते हैं। तो एक लॉजिक सी बात है, हम लोग को बस लगाना है कि कहाँ कहाँ से उसकी आमदनी हो सकती है, कहाँ कहाँ पे कर लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कोई भी रटने वाला टॉपिक नहीं है। भारत में पंचायत एक स्थानीय सरकारी निकाय है, हम लोग को पता है, ठीक है, जो अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों से कर लगाती है और एकत्र करती है। पंचायतों द्वारा विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते हैं। कैसे? अभी हम लोगों ने पढ़ाई है, ठीक है। तो पंचायतों के संपत्ति कर, व्यावसायिक कर, जल कर, सीवरेज कर शामिल है। संपत्ति कर व्यक्तियों व्यवसायों के स्वामित्व वाले भूमि और भवनों के मूल्य पर लगाया जाता है। इंजीनियरिंग, वास्तुकला, चिकित्सा आदि जैसे कुछ व्यवसायों पर लगे
लोगों पर व्यावसायिक कर लगाया जाता है। घरेलू व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग लिए जाने वाले पानी की खपत पे जल कर लगाया जाता है। ठीक है, तो जहाँ जल का यूज वहाँ पे जल कर, जैसा व्यवसाय है वैसा कर। पंचायतों द्वारा प्रदत्त सीवरेज सुविधाओं के उपयोग पर सीवरेज कर लगाया जाता है। विभिन्न प्रकार के कर जैसे हाउस टैक्स हो गया गांव के लिए, गांव के सभी घरों पे वार्षिक किराए के मूल्य या पूंजीगत मूल्य पे गृह कर लगाया जाता है। ये ऐसी दरों पे लगाया जाएगा जो ग्राम पंचायत द्वारा तय की जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये कर कौन तय करता है? जिस हिसाब से मतलब खर्चा होगा, जैसा घर होगा उसी हिसाब से ग्राम पंचायत उसको तय करेगी। तो ग्राम पंचायत जिस हिसाब से तय करेगी वैसे ही इसका कर लगाया जाएगा। मकान की निम्नलिखित श्रेणियों के गृह कर से छूट दी गई है, जैसे सार्वजनिक पूजा के लिए जो अलग रखा गया भवन है, ठीक है, जहाँ पे सार्वजनिक पूजा होती है, कोई भी जाके पूजा कर सकता है। तो उसके लिए मुर्गी पालन जिसके कब्जे के लिए कोई किराया ना लिया जा रहा हो, भाई किराया लिया जा रहा होगा तो उसमें उसका टैक्स लगेगा, अगर नहीं लिया जा रहा है तो उसका टैक्स नहीं लगेगा। इमारतों को जो उपयोग शैक्षिक और छात्रावास उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया, ठीक है, और सार्वजनिक भवन हो गया, जो सार्वजनिक है उस पर नहीं होगा। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत जो संरक्षित प्राचीन स्मारक है वो, धर्मार्थ अस्पताल है वो, औषधालय और अन्य भवन जो है, ठीक है। तो कौन सा प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत संरक्षित प्राचीन स्मारक, धर्मार्थ अस्पताल और औषधालय और अन्य भवन। विज्ञापन कर हो गया, तो इसके बारे में उतना आपको पता ही है। तो इसमें हर कोई जो किसी भी भूमि, भवन, दीवार, होर्डिंग या संरचना विज्ञापन का निर्माण कर रहा है, ठीक है, तो उस पर ये कर लगाया जाएगा। मरम्मत, रख रखाव व कर के लिए उत्तरदायी होगा। जो किसी भी विज्ञापन को सार्वजनिक या निजी किसी भी स्थान पर किसी भी तरीके से जनता के सामने प्रदर्शित करता है, उसे प्रत्येक विज्ञापन पर भुगतान करना होगा। कर की ऐसी दर ऐसे संबंध सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम और न्यूनतम के अधीन होगी, ठीक है। वो एक निर्धारित किया जाएगा कि कितना कर लगाना है। विज्ञापन कर किसी भी छूट का निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा जिला परिषद के अनुमोदन से संकल्प द्वारा लिया जा सकता है, ठीक है। तो जिला परिषद के अनुमोदन और ग्राम पंचायत के द्वारा इसकी छूट का निर्णय लिया जाएगा। वाहन कर हो गया, तो जो वहाँ पे वाहन चलते हैं, ठीक है, तो उस पे जैसे रेलवे का हो गया या रोड पे जो वाहन चल रहा है उस पे जो कर लगाया गया हो, तो ये हर साल गांव के भीतर रखे या उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों पे ऐसी दरों पे लगाया जाएगा जो ग्राम पंचायत के द्वारा तय की जाएगी, जो न्यूनतम दरों से कम नहीं होगी, निर्धारित अधिकतम दरों से अधिक नहीं होगी। मतलब एक लिमिट होगी कि इतना ही इसके बीच में ही रहना है। वाहन का अर्थ जैसे सड़कों या रेलवे के उपयोग के लिए उपयुक्त वाहन जैसे गाड़ी, व्हील बोट, ट्रक या रिक्शा, ये सब हैं। मोटर वाहन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। शौचालय पे जो कर लगता है, निजी शौचालय परिसरों से संबंधित इमारतों के कब्जेदार या मालिक द्वारा दिए शौचालय या रखरखाव कर पंचायत द्वारा साफ किए गए परिसर जो हो गए। जल कर हो गया, तो कर इस पर निर्भर करता है कि पंचायत द्वारा पेयजल की आपूर्ति, जल आपूर्ति योजनाओं की आपूर्ति और रखरखाव की लागत के अनुसार निर्धारित की जाती है। तो पंचायत ही निर्धारित करता है इसके बारे में। और जो कर है जैसे घरों में पानी की आपूर्ति करने वाले पाइपों के व्यास के आधार पे की जाएगी, उसका व्यास कैसा है। नए घरों, भवनों के निर्माण के लिए पानी कैसे, मतलब जो पानी की आपूर्ति होती है, तो ग्राम पंचायत द्वारा अलग से उसमें जल कर लगाया जाएगा। ग्राम पंचायत निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए टैंकों और कुओं से पानी की आपूर्ति के लिए कुछ कर एकत्र कर सकता है। ईंटों, टाइलों का निर्माण, धोबी द्वारा कपड़े धोना, औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए, सिंचाई के उद्देश्य से, छोटे छोटे से इसमें आपको बस सोचना है किस पे लग सकता है कर। प्रकाश कर सार्वजनिक सड़कों जो हो गई, स्थान हो गया, सार्वजनिक शौचालय या ऐसी इमारतों के लिए प्रकाश कर लगाया जाता है जो ऐसी प्रकाश व्यवस्था का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। तो क्या बोला गया है, जो ऐसी प्रकार व्यवस्था का कार्य जो ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है, तो उस पे बोला गया है ये। जल निकासी कर, इसका भुगतान उस भूमि और भवन के मालिकों द्वारा किया जाएगा जहाँ पे पंचायतों में जल निकासी व्यवस्थित है। ड्रेनेज टैक्स में नालियों की सफाई और नालियों का रखरखाव शामिल है। ग्राम पंचायत किसी विशेष पंचायत में सड़कों और घरों के आसपास वाहनों द्वारा कचरा संग्रहण कर वसूल कर सकती है। तो जो भी मतलब जल निकासी व्यवस्था है, तो और ड्रेनेज टैक्स में नालियों की सफाई और नालियों के रखरखाव शामिल हैं।
ठीक है। तो नालियों की सफाई इसमें जो टैक्स लगता है उन सबसे रिलेटेड है। तो नेक्स्ट हमारा है मेले और त्योहारों पे जो कर लगाया जाता है, तो वो हमारा क्या है, देखिए ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत की सीमाओं के भीतर आयोजित होने वाले जो वार्षिक मेले हो गए, त्योहारों पे लगाया जाने वाला कर हो गया। जो कर का कुल भार है वो ग्राम सभा में प्रस्तावित पारित करके तय किया जाता है। मतलब जितना भी हमारा ग्राम से रिलेटेड है तो वो कौन, ग्राम पंचायत तय करती है कि कितना हमारा कर इसमें लगना है। तो इसमें ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करती है। ग्राम पंचायत वार्षिक मेले, उत्सव में भाग लेने वाले दुकानों और व्यावसायिक जो व्यवसायी हैं उनसे कर वसूल कर सकती है। किसी भी त्यौहार उत्सव के दौरान सार्वजनिक सड़क स्थान पर जश्न मनाने की अनुमति देने के लिए ग्राम पंचायत कर भी लगा सकती है। बाजार कर हो गया, निजी बाजारों ठेले स्टैंड पर कर ग्राम पंचायत द्वारा वसूला जाना चाहिए। और ग्राम पंचायत का निम्नलिखित मामलों में भी एकत्र किया जा सकता है, जैसे ग्राम पंचायत कर जो है जहाँ निजी बाजार व्यापार लेन देन हो रहे हो, अस्पताल हो गया, नर्सिंग होम हो गया, गोदाम हो गया, और इन सब चीज़ों में भोजनालय हो गया, आवास गृह हो गया, होटल हो गए, तो यहाँ से भी वसूला जा सकता है। थिएटर, सिनेमा, सामाजिक मनोरंजन के स्थान, अन्य गैर व्यवसायी आवासीय उद्देश्यों के लिए जो किया जाता है वहाँ की बात कर रहा है। कार्ट स्टैंड और टोंगा स्टैंड पे घर से ग्राम पंचायत इन नेक्स्ट क्या, कार्ट स्टैंड और टोंगा स्टैंड पे जो कर संग्रह होता है, तो ग्राम पंचायत इन परिवहन वाहनों जैसे गाड़ियाँ हो गई, तांगा हो गई, रिक्शा हो गई, टैक्सियों को ठेला स्टैंड या तांगा स्टैंडों पर रखने के लिए 24 घंटों में कर एकत्र कर सकती। ग्राम पंचायत इन परिवहन वाहन जैसे गाड़ियाँ, तांगा, रिक्शा, टैक्सियों को ठेला स्टैंडों या तांगा स्टैंडों पर रखने के लिए हर 24 घंटे में कर एकत्र कर सकती है। पशुओं पे बिक्री कर हो गया, ठीक है। तो ग्राम पंचायत द्वारा बकरी, भेड़, घोड़ा, जितने भी गांव के जो जानवर हैं ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर सार्वजनिक बाजार में बेचने के लिए लाए गए अन्य मवेशियों पे कर लगाया जाता है। डीलरों पे कर, ग्राम पंचायत के स्वामित्व पे रखाव वाले भवनों के लिए खुद खुले मैदान और संरचना और स्थायी रूप से कब्जा करने वाले डीलरों से कर एकत्र कर सकती है। ब्रोकर लाइसेंस पे टैक्स, ग्राम पंचायत के भीतर अपना व्यवसाय करने वाले दलालों, कमीशन एजेंटों, वजन आदमी के लाइसेंस पे ग्राम पंचायत कर लगा सकता है। विविध कर हो गए, जैसे दूर संरचना टावरों की स्थापना हो गई, दूर संचार टावरों की स्थापना संचालन जैसी नई वस्तुओं पे कर हो गया। पंचायत के भीतर स्थित भवन तंबू पे कर जो 500 फीट या उससे अधिक क्षेत्र को कवर करता है। किसी भी पार्टी द्वारा सार्वजनिक रिजॉर्ट या मनोरंजन के लिए उपयोग किए जाने वाला कर। MFP लघु वनोपज के दौरान की खरीद और व्यापार के विनिमय पर कर। तो लघु वन उपज जो हमारा है उसकी खरीद और व्यापार के विनियमन पर कर। रेत के लिए नदी खदान स्थलों पर, पत्थर की पहाड़ियों खदान स्थलों पर जिनका उपयोग दोनों निर्माण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यात्री और तीर्थयात्री वस्तुओं और सेवाओं के प्रवेश या निकासी पर कर। तो बस इतने, ये बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है इसका, ठीक है। हमें बस ये सोचना है कि कहाँ से ग्राम पंचायत जो है कहाँ कहाँ से कर वसूल कर सकती है, उसके वही आय के स्रोत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने टॉपिक बस सर्च करके इसको इकट्ठा किया है, ठीक है। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।